सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जनरल के रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, हम टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर के 60 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस यूनिट का शिक्षण, अवधारणा और प्रकृति इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं रिवीजन प्रैक्टिस में। इसलिए फ्रेंड्स, हम फास्टेस्ट वे में क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाले क्वेश्चंस मिल सके। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, कौन सी शैली अपनाकर, किस प्रकार की कार्यशैली अपनाकर एक शिक्षक छात्रों के साथ घनिष्ठता को स्थापित कर सकता है। तो शिक्षक क्या कर सकता है, देखिए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए अगर वो तत्पर रहता है, इच्छुक रहता है, तो वो छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जाँच। तो हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी होती है, शिक्षण की गुणवत्ता होती है, उसका आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी कक्षा में स्टूडेंट्स की पारस्परिक विचार विमर्श की, उसकी क्वालिटी की जांच की जाए, गुणवत्ता की जांच की जाए। ये सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी, इसलिए हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने के अंतर्दृष्टि का विकास करना। देखिए, क्वेश्चन में पूछा था अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है, और ये हो जाएगा अगर किसी की लाइफ में इंडिविजुअली कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए अंतर्दृष्टि का डेवलप करना, मतलब उसकी सूझबूझ को विकसित करना, ये शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ हैं। कक्षा संचार के तार्किक क्रम में हमें इनको क्रमबद्ध करना है, मतलब सीक्वेंस में आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो सेकंड नंबर पर है वो आपकी फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हम योजना और तैयारी करेंगे। सेकंड नंबर पर आपकी हो जाएगी सामग्री की प्रस्तुति, और थर्ड नंबर पर हो जाएगी आपकी किए हुए कार्य का विश्लेषण करना, और फोर्थ नंबर पर आपकी हो जाएगी, फोर्थ नंबर ही संशोधन और सुधार करना। तो हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमारी सेकंड ऑप्शन है, फिर हमारी थर्ड ऑप्शन है, फिर हमारी फर्स्ट आ जाएगी और फिर फोर्थ आ जाएगी। इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है? फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसको अच्छे से समझिएगा कि वहाँ पर सहमति वाले क्वेश्चन पूछा है आपसे या असहमति वाला पूछा है, क्योंकि अक्सर ये होता है हम हाँ वाले और नहीं वाले क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, हमें उस कथन को बताना है जो प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है, और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय हम अक्सर वही कर लेते हैं फटाफट में कि हाँ ये ठीक है, पॉजिटिव जिनका आंसर होता है हम उन्हीं को करेक्ट कर देते हैं। तो बस आप इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझिएगा कि उसमें पूछा क्या है, हाँ वाला क्वेश्चन है या नहीं वाला क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे सोल्व कीजिए।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है हमारी, एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है। तो ये चीज़ ठीक है आपकी, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ देखनी है ना, कि नहीं जो करता है प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है, वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर पर है देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। तो आप देखिए, कोई टीचर अगर स्टूडेंट्स में ऑलवेज उनकी कमी देखेगा, उनकी बुराई देखेगा, तो वो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। तो इसको आप रख लीजिए कि ये नेगेटिव है आपका। ऑप्शन सी आपकी है, एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण की बनिस्पत शिक्षण पर अधिक बल देता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपकी, एक शिक्षक कोर्स पूरा करने की बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों पॉजिटिव आंसर हैं। मतलब आपका ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन प्रभावी शिक्षण को दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करती है। इसलिए हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में इसको किसकी त्रुटि माननी चाहिए? एक शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, स्वयं छात्र की, या फिर इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? मतलब जब टीचर स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कौन सा कदम उठाना चाहिए, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। क्योंकि अगर टीचर अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई कर लेगा और उसमें जो ज़रूरत है वैसा सुधार कर लेगा, तो वो स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित जरूर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। तो एक टीचर की प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसका प्राथमिक कार्य क्या होगा? छात्रों को गाइडेंस देना, स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देना और उनको सीखने के लिए प्रेरित करना, लर्निंग के लिए मोटिवेशन देना ही एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा है यहाँ पर, उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए, मतलब जो उसके पास खाली समय होता है उसमें सबसे अच्छा क्या विकल्प रहेगा उसको करने के लिए। आप ऑप्शंस को रीड कीजिए एक बार ध्यान से, और वहीं पर आपको सही आंसर मिल जाएगा। जो आपकी गलत ऑप्शन आती हैं, जो रिलेट नहीं करती हैं क्वेश्चन से, उनको आप कट करते चलिए, और जो फिर आपकी बच जाती हैं, सेफ जोन में चली जाती हैं, उन आंसर को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट करके देखिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप अपना माइंड लगाकर वहाँ से सही आंसर निकाल ही लोगे। ये एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स। तो आइए देखिए, सब ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए में क्या कहा है, शिक्षक कक्ष में आराम करना। तो फ्रेंड्स देखिए, उस शिक्षण संस्थान का जो टीचर है, शिक्षक कक्ष में आराम करके वो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा ना। आपकी ऑप्शन कट गई यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन दे दी गई आपको, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना। तो लाइब्रेरी में जाकर कोई टीचर मैगजीन्स पढ़ता रहेगा, तो ये भी टाइम की वेस्टेज है, ये ऑप्शन भी आपकी कट जाती है। ऑप्शन सी है आपकी, प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत। फ्रेंड्स मान लीजिए टीचर के पास टाइम है, तो वो कर्मचारियों से बातचीत करने में तो उसे वेस्ट नहीं करेगा ना, और ना ही उसे करना चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाएगी। और आपकी ऑप्शन डी देखिए सेफ जोन में चली जाती है, अनुसंधान करना, उसे नई चीज़ों की रिसर्च करनी चाहिए। यही एक टीचर के लिए खाली समय का सबसे अच्छा उपयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। अनुसंधान करना एक उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है खाली समय का सदुपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ सही हो जाएगी। जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? इसकी हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर उस कथन को हमें बताना है जो एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। ऑप्शन ए देखिए, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अगर कोई टीचर सिर्फ क्लास में पाठ्यक्रम को ही पूरा कराने पर फोकस करता है तो उसे हम आइडियल टीचर नहीं कह सकते, है ना। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर कट जाएगी। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है। क्या स्टूडेंट्स को सिर्फ लर्निंग कराना ही एक आइडियल टीचर का काम होता है? तो फ्रेंड्स ये अभिलक्षण भी आपका पॉजिटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपकी कट जाती है। ऑप्शन सी है आपकी, देखिए, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रहता है, फिलोसोफर बनता है और उनका गाइड भी बन जाता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है, तो उसका इस तरह का व्यवहार एक आदर्श शिक्षक का हो सकता है। ये आप सेफ जोन में रख लीजिए ऑप्शन सी को। और ऑप्शन डी है आपकी, एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो क्या एक स्ट्रिक्ट टीचर ही आइडियल टीचर हो सकता है? फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी, क्योंकि कठोर अनुशासन से स्टूडेंट्स के साथ घनिष्ठता किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। एक आइडियल टीचर में, एक आदर्श शिक्षक में क्या होता है? वो एक मित्र की तरह, एक दार्शनिक की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी। ये एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, क्योंकि हमारे यहाँ पर साइंटिफिकली किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन साइंटिफिकली नहीं किया जाता है, और इसी चीज़ का अभाव होने की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना ही प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सत्र नहीं है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, विभेदन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ब्लूम ने एक वर्गीकरण किया और उसके वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान के क्षेत्र आते हैं, और वर्गीकरण कैसे किया गया? शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। और निम्नलिखित में से आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? मतलब एजुकेशन का लेवल है उसे इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से।
अगर अच्छे शिक्षक होंगे, क्वालिफाइड होंगे, तो हमारा जो एजुकेशन का लेवल है, शिक्षा का स्तर है, वो खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बाकी ऑप्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। स्कूलों में केवल भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा के तो हम एजुकेशन के लेवल को ऊपर नहीं उठा सकते कि वहाँ पर हम बेंचेस डाल देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध करा देंगे, तो ये सब से तो आपके एजुकेशन का लेवल ऊपर नहीं उठाया जा सकता। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है। परीक्षा प्रणाली में अगर हम सुधार करते हैं, एग्जाम सिस्टम में अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उससे भी एजुकेशन के लेवल को ऊपर नहीं उठाया जा सकता, कि जो बेसिक नॉलेज है हमारा वो तो फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ऑप्शन डी है आपकी स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवाकर, और सिर्फ कंप्यूटर उपलब्ध करवा देने से आपकी एजुकेशन का लेवल कैसे ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पर रिलेट नहीं कर रही है। एक बार आप सबको चेक कर लिया करें। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति अगर हम करेंगे तो हमारे एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना और शिक्षण सामग्री में दक्षता, ये तीनों ही ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता रहेगी फ्रेंड्स। देखिए, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का उसे ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण सामग्री में उसे दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। तो क्या मूल कर्तव्य है एक शिक्षक का? छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक शिक्षक के शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व किसका बनता है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, स्वयं शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, विषय का अच्छा ज्ञान। अगर एक टीचर को उसके सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होता है तो वो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 1961 में, 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा देना। अगर हम स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों और उनकी आकांक्षाओं, उनके इंटरेस्ट, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देते हैं तो वह शिष्य केंद्रित शिक्षा मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हों। दिए गए कूट में से समुचित उत्तर का चयन कीजिए। समुच्चय 1 में आपका है विकास के दृष्टिकोण और समुच्चय 2 में आपके लक्षण दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा का विकास,
और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। बच्चा अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है, इससे उसकी भाषा का विकास होता है। बी ऑप्शन को देखिए, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कब होता है? जब बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपकी करेक्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन 4 आपकी करेक्ट हो जाएगी। संज्ञानात्मक विकास कब होगा? जब बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। सी ऑप्शन को देखिए, निर्णय लेने का कौशल। जब बच्चा डिसीजन लेने लग जाता है तो उसमें कैसे लक्षण होंगे? बालक शर्माने लग जाता है। ऑप्शन 5 आपकी मैच हो जाएगी 3rd नंबर। और डी ऑप्शन आपका शारीरिक विकास, और इसमें क्या होता है? बालक चल सकता है। जब उसका फिजिकली डेवलपमेंट होता है तो बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। तो डी का ऑप्शन 1 से यहाँ पर सही मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती है? हमें वो बताना है कि जो मूल पाठ्यचर्या है किस पर बल नहीं देती है। ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में इंटरेस्ट लेने वाले, रुचि लेने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? ऑप्शंस देखिए, ए शिक्षा दर्शन, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है शिक्षकीय प्रक्रियाएं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षकीय प्रक्रियाएं, इन सब की समझ की आवश्यकता होती है क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। जो हमारी मूल पाठ्यचर्या होती है उसमें ऐसी विषय वस्तु होती है जिसे स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से सीखना होता है, स्कूल में उसे कंपलसरी सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, एनसीटीई की। एनसीटीई की जिम्मेदारी है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये पिछले सालों में आपके पूछे हुए और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अभी हम शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री, इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? ये आपका दिसंबर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझिए आप। सूक्ष्म शिक्षण की पूछा है, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की सबसे अधिक प्रभावी कब होती है? देखिए फ्रेंड्स, जब हम एजुकेशन की ट्रेनिंग करते हैं, हम बीएड या कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी माइक्रो टीचिंग की क्लास लगती है जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। तो वहाँ पर हम टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए, इन दोनों के लिए ही यह सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? 1961 में किस यूनिवर्सिटी में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान का। तो अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? मूलभूत शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक माना जाता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है?
ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी क्रियामूलक ज्ञान। एक्टिविटी बेस्ड जो नॉलेज होता है, लर्निंग बाय डूइंग, उस पर जॉन डेवी ने अधिक बल दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी परिचर्चा विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे तो उनका भी पार्टिसिपेट हो जाता है और उनकी जो एक्टिव भागीदारी होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही हम क्वेश्चनिंग करते हैं, छात्रों से प्रश्न करते हैं। तो छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे उपयोगी माना जाता है, किस लिए? शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। इससे स्टूडेंट्स को लर्निंग में इंटरेस्ट भी आता है और हमारी जो टीचिंग होती है वो भी इफ़ेक्टिव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी यह एक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो विधि है वो कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी अनुमानी विधि, जिसे हम ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? ऑप्शंस देखिए, विषय बहुत ही सरल हो, ऑप्शन बी है विषय थोड़ा कठिन हो, ऑप्शन सी है विषय बहुत ही कठिन हो और ऑप्शन डी है सभी परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ही सिचुएशन में हमारी जो विचार विमर्श विधि होती है वो उपयोगी होती है, चाहे आपका विषय बहुत ही इजी है, चाहे थोड़ा बहुत कठिन है और चाहे बहुत ही कठिन है। इन सभी परिस्थितियों में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य। इन तीनों ही चीज़ों को उसमें समावेशित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि पाठ्यक्रम योजना में इन तीनों घटकों को समावेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी प्रत्यक्ष अनुदेश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ये कई बार पूछा जा चुका है। ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? प्रत्यक्ष अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी ड्रिल विधि। ड्रिल मेथड से हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करके उसमें परफेक्शन पा सकते हैं, इसलिए अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है ड्रिल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी इतिहास। तो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है हमारा, इतिहास विषय, उसके लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मुगल वंश या मौर्य वंश को आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे आप बच्चों को अभिनय के द्वारा बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए हमारे पात्र अभिनय जो विधि है इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डेमो के द्वारा एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से किसी भी कंसेप्ट को समझा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI का एब्रीविएशन क्या हो जाएगा? इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, प्रश्न विधि। क्वेश्चनिंग जो मेथड है वो कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है, तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। प्रश्न विधि जिसे क्वेश्चन मेथड भी कहते हैं वो कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है संरचना, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए संरचना, संतुलन और प्रेरणा, इन सब पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षार्थी उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से श्रव समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। ये श्रव समूह अनुदेश के संदर्भ में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित वीडियो में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि के द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, निर्देशात्मक प्रतिमान। निर्देशात्मक प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? हमें बताना क्या है, उपयुक्त नहीं है। बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को स्वतः अर्पण के रूप में गृह कार्य होम असाइनमेंट देने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। उनका जो सेल्फ स्टडी है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है अगर छात्रों को हम होम असाइनमेंट देते हैं। इसका यही बेनिफिट होता है, इसका मुख्य लाभ यही होता है कि स्व अध्ययन का स्वभाव बच्चों में विकसित होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।